हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 और 2 को कराया हुआ है, जिनका पेपर कोड है 348 KG और KH। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है जीव विज्ञान कक्षा 12 सेट नंबर 3 2025 में आया हुआ पेपर है और इसका कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने यहाँ बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न कर लिए थे जो कि 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए थे जो 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए थे। जो प्रश्न नंबर 3 में 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क, ख, ग, घ और ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं तो देखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं 3-3 मार्क्स के। यानी कि ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आने के इनके पूरे पूरे चांस है। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है, आपको अगर अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है तो आपको बस 2019 से 2025 तक के जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनके क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आपने उनको अच्छे से तैयार कर लेना तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 के क। कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का ख। अंतः गर्भाशय युक्तियों IDU और उनके प्रयोगों पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 4 का घ। द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्टली 3 मार्क्स का आया है और कभी कभी ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 के का। प्राथमिक एवं द्वितीयक लसीकाप अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का। इसमें पूछा गया है कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें बताना है कृत्रिम संकरण की विधि और इसके महत्व का संक्षेप में वर्णन करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कृत्रिम संकरण, जिसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कृत्रिम संकरण को बोलते हैं। कि प्रक्रिया में इच्छित गुणों वाले नर और मादा पौधों के बीच परागण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया में इच्छित गुणों वाले नर और मादा पौधों के बीच परागण कराया जाता है। इस विधि के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैंगिंग। क्या है? पहला है विपुंसन और दूसरा है बैंगिंग। और देखिए फ्रेंड्स, आपको विपुंसन और बैंगिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेगा कि विपुंसन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि विपुंसन और बैंगिंग ये क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यही घुमा फिरा कर, जो हमारे क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा सिलेबस फिक्स है, तो सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चन तो हमारे रिपीट होते ही हैं। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सब यही बोलेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो बनता है बाहर से, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस आता है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, सिलेबस के अंदर से ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करें विपुंसन की, हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे विपुंसन। तो हम इसमें लिखते हैं इस चरण में द्विलिंगी फूलों, जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, के परागकोशों को चिमटी जैसी सहायता से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूल का स्वपरागण न हो पाए। यदि मादा फूल पहले से ही एक लिंगी है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। तो विपुंसन में हम ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी हमने कि इस चरण में द्विलिंगी फूलों यानी कि जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, के परागकोशों को चिमटी जैसी सहायता से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूलों का स्वपरागण
न हो पाए। यदि मादा फूल पहले से ही एक लिंगी है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए अगला है बैंगिंग। इसमें हम लिखते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बैंगिंग। इसमें लिखते हैं विपुंसित फूल या मादा फूल को फिर एक उपयुक्त आकार के बटर पेपर या पॉलिथीन बैग से ढक दिया जाता है। यह बैग फूल को अवांछित परागकणों से संक्रमित होने से बचाता है। तो बैंगिंग में क्या होता है, इसमें विपुंसित फूल या मादा फूल को फिर एक उपयुक्त आकार के बटर पेपर या पॉलिथीन बैग से ढक दिया जाता है और यह बैग फूल को अवांछित परागकणों से संक्रमित होने से बचाता है। अब देखिए हमसे पूछा गया था कृत्रिम संकरण की विधि, तो हमने यहाँ पर विधि बता दी और हमसे पूछा गया था विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे महत्व, कृत्रिम संकरण का महत्व। तो देखते हैं ये क्या होता है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, जो कृत्रिम संकरण है वो पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यह प्रजनकों को अवांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधों प्राप्त करने में मदद करता है। क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट होता है कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट ये था, यह प्रजनकों को वांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हमने इसमें लिखा था, इस तकनीक के माध्यम से रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अंतः, जो कि प्रश्न नंबर 4 का ख पार्ट है, अंतः गर्भाशय युक्तियों यानी कि IUD और अनेक प्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर इस पर टिप्पणी लिखनी दे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ IUDs छोटे लचीले टी आकार के उपकरण है। क्या है, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ यानी कि IUD छोटे लचीले और टी आकार के उपकरण है जिन्हें गर्भाशय को रोकने के लिए एक स्वस्थ सेवा प्रदाता द्वारा महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये दीर्घकालिक प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक LARC के सबसे प्रभावी और सुविधाजनक रूपों में से एक है और उसे 12 साल तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के IUD उपलब्ध हैं जो कि निम्न है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ यानी कि IUD क्या होती हैं। हमने यहाँ पर उसके बारे में बताया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, वर्तमान में विभिन्न प्रकार के IUD उपलब्ध हैं जो कि निम्न है। फर्स्ट ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कॉपर IUD। तो देखिए ये उपकरण तांबे के तार से लिपटे होते हैं। क्या होते हैं, ये उपकरण जो होते हैं वो तांबे के तार से लिपटे होते हैं। तांबा क्या होता है, धीरे धीरे आयन छोड़ता है। क्या करता है, तांबा जो होता है वो धीरे धीरे आयन छोड़ता है जो शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं। विषाक्त यानी कि विषैले पदार्थ जैसे होते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और अंडे का निषेचन रुक जाता है। इसमें कोई हार्मोन नहीं होता है और दूध पिलाने वाली माताएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कॉपर IUD का। ये क्या होता है, ये उपकरण होते हैं जो तांबे के तार से लिपटे होते हैं। तांबा क्या होता है, धीरे धीरे आयन छोड़ता है जो शुक्राणु के लिए विषाक्त है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और अंडे का निषेचन क्या होता है, रुक जाता है। इनमें कोई हार्मोन नहीं होता और दूध पिलाने वाली माताएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। अब देखिए इसमें अगला है हमारा हार्मोनल IUD। हम इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ये लेवोनोर्जेस्ट्रेल नामक एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करते हैं। क्या करते हैं, ये लेवोनोर्जेस्ट्रेल नामक एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस हार्मोन का नाम पता होना चाहिए क्योंकि कई बार होता है, कई बार आपसे डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो देखिए ये IUD गर्भाशय के आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। क्या होते हैं, ये जो IUD होते हैं वो गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और शुक्राणु के लिए गर्भाशय ग्रीवा को निष्क्रिय कर देते हैं। ये हल्के मासिक धर्म का भी कारण बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 4 का ग पार्ट। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं DNA प्रतिकृति, जिसको इंग्लिश में DNA रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, में कई एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मुख्य है हेलिकेज, प्राइमेज और DNA पॉलीमरेज। कौन कौन से थे, DNA प्रतिकृति है जिसको हम DNA रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, में कई एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मुख्य है हेलिकेज, प्राइमेज और DNA पॉलीमरेज। तो देखिए हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे हेलिकेज।
तो देखिए इसमें हम लिखते हैं यह एंजाइम डीएनए के दोहरे हेलिक्स को खोलता है जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्ट्रैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। क्या होता है, हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे यह एंजाइम डीएनए के दोहरे हेलिक्स को खोलता है जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्ट्रैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। अगली हम इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्राइमेज। हम इसमें लिखते हैं यह आरएनए प्राइमर बनाता है जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है क्योंकि यह एंजाइम खरोंच से संश्लेषण शुरू नहीं कर सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको पता होना चाहिए हेलिकेज क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है। अगली हम ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यह मुख्य एंजाइम है जो डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यह मुख्य एंजाइम है जो नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और फिर पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम कि डीएनए एक प्रतिकृति में कई एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं जिनमें से मुख्य हैं हेलिकेज, प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो हेलिकेज में क्या आता है, यह एंजाइम डीएनए के दोहरे हेलिक्स को खोलता है जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्ट्रैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। अगली ब्लैक पेन से हेडिंग डाली हमने प्राइमेज। तो इसमें क्या होता है, यह आरएनए प्राइमर बनाता है जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है क्योंकि एंजाइम खरोंच से संश्लेषण शुरू नहीं करता। अगला देखिए, अगला था हमारा डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें हम लिखते हैं यह मुख्य एंजाइम है जो डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 का घ। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया है और कभी कभी ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिए द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हम इस पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम इसमें लिखते हैं यह बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति को प्रभावित नहीं करती है। क्या होता है, यह बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति को प्रभावित नहीं करती। इसका अर्थ है कि युग्मक निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के कारक जो जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और मिश्रित होते हैं। यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है जिसमें उन्होंने एक साथ 2 अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और आकार का अध्ययन किया है। अब इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं मुख्य सिद्धांत। तो देखिए इसका मुख्य सिद्धांत है, यह सिद्धांत बताता है कि जीन जोड़े अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, यह सिद्धांत बताता है कि जीन जोड़े अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में विभाजित होते हैं। अगली ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं हम इसमें प्रभाव। तो हम इसमें लिखते हैं एक लक्षण का वितरण जैसे बीज का पीला या हरा होना दूसरे लक्षण के वितरण जैसे बीज का गोल या झुर्रीदार होना को प्रभावित नहीं करता। आगे हम लिखते हैं इसमें द्विसंकर क्रॉस में उदाहरण। तो मेंडल ने मटर के पौधे में गोल और पीले बीजों का झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधों के साथ संकरण कराया। क्या कराया था, मेंडल ने मटर के पौधे में गोल और पीले बीजों का झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे का संकरण कराया। इसमें देखिए, इसमें पहला F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जब क्या कराया, द्विसंकर क्रॉस में उदाहरण, इसमें क्या कराया था, मेंडल ने मटर के पौधे में गोल और पीले बीजों का झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे के साथ क्या कराया था, संकरण कराया था। तो इसमें F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी के में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले RR और YY थे क्योंकि गोल और पीला क्या होता है, वो प्रभावी लक्षण होता है। और F2 पीढ़ी, तो जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हुए जो स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाते हैं। इसमें देखिए, इसमें 9 पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। क्या थे, पहला क्या था, 9 पौधे गोल
और पीले बीज वाले थे। दूसरे में क्या था, 3 पौधे गोल और हरे बीज वाले थे। फिर तीसरे में था 3 पौधे झुर्रीदार और पीले बीज वाले थे। और एक पौधे में क्या था, एक पौधा झुर्रीदार और हरे बीज वाला था। तो यह 9:3:3:1 का फिनोटिपिक अनुपात सिद्ध करता है कि बीज के आकार और बीज के रंग के लिए जिम्मेदार जीन अलग अलग और स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 5 का का पाठ। प्राथमिक एवं द्वितीयक लसीकाब अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाब अंगों पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर टिप्पणी लिखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग प्रतिरक्षी प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। और प्राथमिक अंग लिम्फोसाइटों के निर्माण और परिपक्वता के स्थल है, जबकि द्वितीयक अंग वे स्थान है जहां ये परिपक्व कोशिकाएं रोगाणुओं का सामना करती हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू करती हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग है वो प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। इसमें प्राथमिक अंग लिम्फोसाइटों के निर्माण और परिपक्वता के स्थल हैं, जबकि द्वितीयक अंग वे स्थान है जहां ये परिपक्व कोशिकाएं रोगाणुओं का सामना करती हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू करती हैं। इसमें देखिए प्राथमिक लसिका अंग, तो ये क्या है, ये अंग प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या है, प्राथमिक लसिका अंग जो है ये अंग प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार है। इसमें देखिए इसमें आता है अस्थि मज्जा। तो यह वह मुख्य स्थान है जहां सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिनमें लिम्फोसाइट शामिल है बनाती हैं। क्या होती है, बनती हैं। क्या होता है, यह वह मुख्य स्थान है जहां सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिसमें लिम्फोसाइट शामिल है बनती है और बी लिम्फोसाइटों का परिपक्वन भी यही होता है। अगला देखिए इसमें थाइमस। तो ये क्या होता है, यह एक विशेष अंग है जहां अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से पलायन करके टी कोशिकाओं के रूप में परिपक्व होते हैं। अब देखिए हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे द्वितीयक लसिका। तो द्वितीयक लसिका अंग, ये अंग परिपक्व लिम्फोसाइटों के लिए ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं जहां वे एंटीजन जिसे विदेशी पदार्थों के संपर्क में आते हैं और उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अब देखिए इसमें है लसिका ग्रंथियां। ये छोटी बीन के आकार की संरचनाएं लसिका वाहिकों के साथ स्थित होती है जो लसिका द्रव्य को छानती है। यहाँ लिम्फोसाइट्स लसिका में मौजूद एंटीजन के संपर्क में आते हैं। अब देखिए प्लीहा में क्या होता है, यह रक्त को फिल्टर करता है और इसमें एरिथ्रोसाइट्स जिसे लाल रक्त कोशिकाओं भी बोलते हैं और लिम्फोसाइटों को संग्रहित करता है। यह रक्त जनित रोग जनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मुख्य स्थल है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 के का, ख, ग और घ क्वेश्चन को किया है और प्रश्न नंबर 5 के का क्वेश्चन को किया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको और किसी अनसोल्ड पेपर पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका सेट 3 चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।